Hello, my class 6 students. How are you all? Today, in this video, we will discuss Science Chapter 2 Diversity in the Living World. As you can see in the beginning of this chapter, there is a Sanskrit shlok. Chaya manasya kurvanti tishtanti swayamatape phalanyapi pararthaya vrikshaha satpurusha eva. The meaning of this shlok is trees stands in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. मतलब जो पेड़ होते हैं वो तपती धूप में खड़े रहते हैं लेकिन छाया दूसरों को देते हैं. उनके फल जो होते हैं वो भी दूसरों के लिए ही होते हैं. Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to others. They give others whatever they have earned. इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, नॉलेज गेन किया है, जितना भी हार्ड वर्क करके उन्होंने नॉलेज गेन किया है, वो दूसरों के साथ उनकी भलाई के लिए शेयर कर देते हैं. सो इट्स अ वाइज सेइंग. So going to the chapter, there is a scenario. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha, to facilitate an exciting nature walk. तो यहाँ पर मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु को एक इनविटेशन मिली है स्कूल से साइंस टीचर से फॉर अ नेचर वॉक विद स्टूडेंट्स. हियर डॉक्टर रघु is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from the nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking birds' call. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. तो जो मिस्टर रघु हैं, डॉक्टर रघु, वो साइंटिस्ट हैं एक नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में. और मनीराम चाचा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो इनको काफ़ी नॉलेज है फॉरेस्ट के बारे में, वहाँ के प्लांट्स के बारे में, वहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में. इवन वो बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट वॉइस भी निकाल पाते हैं. To prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. Right? तो डॉक्टर रघु ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव बता दिया था कि हमारा नेचर वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं. तो वहाँ पर घूमकर हम वहाँ के प्लांट्स की वैरायटी देखेंगे, एनिमल्स के नेचर, बिहेवियर और उनमें जितनी भी डिफरेंसेस हैं आपस में वो सब ऑब्जर्व करेंगे. तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था. यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्लांट्स के लिए एक एक्टिविटी अरेंज की. ठीक है. तो देयर इज एक्टिविटी 2.1. लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. What you have to do here in activity 2.1, what you have to do, you have to plan for a nature walk with your teacher, okay, to a park or a nearby your forest. तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस के लिए इसी चीज को जो जैसे मिस्टर रघु एंड मनीराम चाचा स्टूडेंट्स के साथ फॉरेस्ट में एक्सपीरियंस करेंगे, वैसे ही आपको भी एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कि यू हैव टू प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर. आपको एक नेचर वॉक प्लान करना है विद योर टीचर टू अ पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट. ओके. Now, second one thing is you have to observe different plants, insect, birds and other animals there. ठीक है. Also note the weather condition. आपको वहाँ की weather condition भी नोट करनी है और वहाँ के प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको आपको ऑब्जर्व करना है. थर्ड, by reaching the nearby your forest, collect different type of fallen leaves. जितनी भी गिरी हुई लीव्स हैं उनको आपको उठाना है और फ्लावर्स जितने भी गिरे हुए हैं उन्हें आपको पिक करना है एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. और उन सब का आपको क्या करना है कि स्क्रैप बुक क्रिएट करना है.
Next, you have to ensure that you do not disturb the plant and animals in the park. आपको बिल्कुल इंश्योर रहना है कि हम किसी भी प्लांट को हार्म नहीं करेंगे एंड किसी भी एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम आराम से अपना काम करेंगे, एक्टिविटी जो भी है हम अपनी एक्टिविटी आराम से करेंगे और बहुत ही केयरफुली करेंगे ताकि कोई भी प्लांट और एनिमल डिस्टर्ब ना. ओके, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल पॉइंट 2.1. ओके, तो हियर्स द टेबल 2.1. तो आपको किस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. सपोज आपने प्लांट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसमें आपने जो सबसे पहले ली वो ली आपने कॉमन ग्रास. ओके, ये आपकी कॉमन ग्रास है. कॉमन ग्रास की आपने स्टेम टच करके देखा सॉफ्ट है या थिन है, तो वो आपने जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो आपने यहाँ पर लिख दिया. फिर उनकी लीव्स की शेप और अरेंजमेंट्स देखी. तो what you have noticed, a single leaf grows alternatively from the different point on the stem. तो वो उस ग्रास में जो सिंगल लीव्स थी वो अल्टरनेटिवली ग्रो कर रही थी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम्स. आपने उसमें फ्लावरिंग का ऑब्जर्वेशन किया तो देयर इज नो फ्लावर. एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, तो आपने देखी कि उसकी ग्रीन लीव्स थी. सेकेंड वन, इसी तरह से आप तुलसी का देखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपने जितने भी प्लांट्स वहां पे ऑब्जर्व किए उन सब की ऑब्जर्वेशन आप इस टेबल में अरेंज करें. राइट. अब इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखेंगे उस टेबल में कि व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड. प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स. जैसे कि आप किसी भी प्लांट को टच करते हैं या फर्स्ट टाइम देखते हैं, अब आपको एक प्लांट दिया जाएगा, सपोज आपको एक प्लांट दिया जाता है, तो आप हम कहेंगे कि आप इसे ऑब्जर्व करो, ये क्या है, किस तरह से क्या है, तो आप उसे टच करेंगे. सबसे पहले उसका हाइट देखेंगे तो वो टॉल है या शॉर्ट है. ठीक है, फिर उसका स्टेम टच करके देखेंगे, हार्ड स्टेम है या सॉफ्ट स्टेम है. फिर उसकी डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट्स, उन सब चीजों को देखेंगे. फ्लावरिंग उसमें हो रही है या नहीं हो रही है. अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसके कलर्स कैसे हैं फ्लावर्स के, उसकी शेप कैसे हैं, उसका सेंट कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसी है. डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर्स की भी. तो इस तरह से आप इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे जो आपने टेबल 2.1 प्रिपेयर की थी प्लांट्स को लेकर. नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व्ड. अब आ गई एनिमल्स की बारी. तो अब आप एनिमल्स जितना भी फॉरेस्ट में आप या नियर बाई और पार्क जहाँ आप नेचर वॉक के लिए गए हैं वहां पे जितने भी एनिमल्स आपने देखे तो आप वहां पर उनके भी ऑब्जर्वेशन करके एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे सपोज करा यू हैव सीन अ क्रो देयर. ठीक है, सिटिंग ऑन अ ट्री. तो प्लेस वेयर दे लिव, तो आप देखेंगे कि उसका जो नेस्ट है वो ट्रीज में है, तो आप उसका ड्वेलिंग प्लेस जो बताएंगे वो क्या होगा, ट्री हो गया. ठीक है, फूड दे ईट, क्या खाते हैं वो, तो इंसेक्ट खाते हैं. द वे दे मूव अराउंड, फ्लाई करते हैं और वॉक भी करते हैं थोड़ा थोड़ा. तो एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक. तो क्यों उसने कैरी कर रखा था ट्विग, तो मे बी वो अपना नेस्ट प्रिपेयर कर रहा हो. ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमल्स को, बर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे. तो सिमिलरली आंट है, काव है और एनी अदर एनिमल्स जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा बट आप उसके बारे में जानते नहीं, लेकिन जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपने उसके बारे में ली है ड्यू टू नेचर वॉक वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे. ओके, नाउ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन टेबल 2.2. ठीक है, तो जैसे हमने प्लांट्स के लिए किया वैसे अब हम एनिमल्स के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो फर्स्ट, some animals live on land while some other live on trees. तो जैसे आपने ऑब्जर्वेशन देखी थी टेबल 2.2 में कि कुछ तो ट्रीज में रहते हैं और कुछ लैंड में रहते हैं. ठीक है. सेकंड, बर्ड आपने स्पेशली नोट किया कि बर्ड्स जितनी भी थी ना लिव ऑन ट्री, मोस्ट ऑफ द बर्ड है ना, जितनी भी आपने ऑब्जर्व की वो ट्रीज में रहती है. अब आपने फिश भी देखा वहां, फिश, तो फिश लिव इन वाटर
and some animals like frog live on land as well as in water. तो आपने जब ड्यू टू द नेचर वॉक आपने एक फ्रॉग ऑब्जर्व किया तो उस फ्रॉग को आपने लैंड में भी चलते हुए देखा और उस फ्रॉग को आपने इजीली वाटर में भी सर्वाइव करते हुए देखा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन फाइनली क्या होगी फ्रॉग के लिए कि frog can live in land, on land as well as in water. Animals also have a variety of food they consume. अब आपने ये भी देखा कि जितने भी एनिमल्स आपने ऑब्जर्व किए उनकी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स थे। कोई इंसेक्ट ही खा रहा था, कोई फ्रूट्स ही खा रहा था, कोई वहाँ पे जो ग्रासलैंड है, जो भी ग्रीन लीव्स हैं, उन सबको कंज्यूम कर रहा था। ठीक है। आफ्टर अ नेचर वॉक आप क्या करेंगे? स्कूल रिटर्न होंगे। अब वहां पर आपको एक एक्टिविटी 2.2 में आपको क्या दिया जाएगा कि जस्ट इमेजिन क्लोज योर आईज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव एप्रिशिएटेड वेरी मच। जो आपको नेचर वॉक के दौरान जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको प्लांट अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एनिमल अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में आप सोचें और उसको आपको बोर्ड में ड्रॉ करना है। ठीक। नाउ ईच वन ऑफ you can draw the plant and animals that you thought of on the blackboard. तो आपको blackboard में ये draw करना है। तो what are your observation about the various plants and animals that have been drawn? तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिली कि किस तरह से प्लांट्स रहते हैं, किस तरह से वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, लैंड में भी होते हैं प्लांट्स, वाटर में भी होते हैं प्लांट्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं दूसरे प्लांट्स का सहारा लेकर उन उसमें क्या हो जाते हैं, रोल अप हो जाते हैं। ओके। तो और कुछ एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज में ही रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं लैंड के अंदर छोटे छोटे होल्स में रहते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। यही वैरायटी जो होती है द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी वैरायटी है प्लांट्स की और जितनी भी ज्यादा वैरायटी है एनिमल्स की वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। हमें उतनी ही डाइवर्सिटीज मिलेगी एनिमल्स में, उतनी ही डाइवर्सिटीज हमें प्लांट्स में मिलेगी। अगर एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी में या एक पर्टिकुलर रीजन में एक ही तरह के प्लांट है और एक ही टाइप का एक एनिमल है तो आप उसे डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पाएंगे। आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए डिफरेंट प्लांट्स चाहिए और डिफरेंट एनिमल्स चाहिए। तो द वेराइटी ऑफ plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region, right? Each member in the biodiversity, as I have told you that each member in the biodiversity of the region has different role to play. For example, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में एक ट्री है। Trees provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. तो ट्रीज का क्या फंक्शन है? एक पर्टिकुलर रीजन में ट्रीज का क्या फंक्शन है? तो ट्रीज का फंक्शन है is to provide oxygen to the animals, right? Is to provide food, shelter to the animals, is to provide shade to the animals. Okay? और अब एनिमल्स का क्या काम है? एनिमल्स उन्हें रिटर्न में क्या देते हैं? एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग देयर फ्रूट्स। ठीक है। उसी प्लांट के उसी ट्रीज के जितने भी फ्रूट्स हैं वो एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स उनके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं और उससे उनके ही नए पौधे आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक ऐसा रिलेशन हुआ जिसमें इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि ट्रीज ने एनिमल्स को हेल्प किया बाय गिविंग द शेल्टर्स, फ्रूट, शेड्स एक्सेट्रा। ओके। और एनिमल्स ने ट्रीज को हेल्प किया उनके नए पौधों को प्रोपगेट करने के लिए। ओके। बाय स्प्रेडिंग द सीड्स हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हाउ टू ग्रो प्लांट्स। अब द क्वेश्चन इज कि अब जितने भी आपने नेचर वॉक में
जहाँ भी आप फॉरेस्ट में गए हो या पार्क में गए हो, वहाँ पे आपने प्लांट्स देखे, तो आप किस तरह से उन्हें ग्रुप कर सकते हैं, ओके, कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रीज जो है, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर्स में कि ट्रीज का हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी स्टेम्स बहुत स्ट्रांग है। फिर आप एक पॉट में देख सकते हैं, एक क्रीपर लाइक है, ओके, क्लाइंबर लाइक एक प्लांट है। आप एक और देख सकते हैं जो श्रब लाइक प्लांट है। एक यहाँ पे ग्रास देख सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट plants show variation in the feature related to the stems, leaves, flowers and more. ओके, तो प्लांट्स जो होता है, हर एक प्लांट्स अपने में कैसे वेरिएशन शो करता है, अपने फीचर्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, flowers के through, and many more things. Okay, the stems of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the leaves vary in shape, color, size, and arrangement. Right? तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि the stems of different plant vary in thickness, कि वो उसकी stems कितनी thick है और कितनी हाइटेड है और कितनी हार्ड है। इस तरह से आप स्टैम्प्स को वो क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, वाइल दिस लीव्स वेरी इन शेप, अब लीव्स को आप कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे कि उनकी शेप के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके कलर कैसा है, उनका साइज कैसा है, वो किस तरह से अरेंजमेंट में रहती है। नाउ लेट्स ग्रुप बाय डूइंग द एक्टिविटी 2.4, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम्स। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम्स। तो नेम ऑफ द प्लांट्स, जस्ट लाइक यहाँ पे आपका मैंगो है, मैंगो का ट्री आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो हाइट है वो शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है। तो आप जनरली जितने भी मैंगो ट्री देखेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, टॉल होते हैं। ओके, नेचर ऑफ स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम में थ्री सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं कि उसकी स्टेम्स ब्राउन है या ग्रीन है, टेंडर है या हार्ड है, थिक है या थिन है। तो आप देखेंगे मैंगो ट्री की जो स्टेम्स होती हैं वो ब्राउन होती है। ओके, टेंडर है या हार्ड है, मतलब टेंडर मीन्स एकदम से टूट जाती है बिल्कुल सॉफ्ट होकर, या फिर हार्ड है तो उसकी स्टेम्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और थिक भी होती है, थिक है या थिन है, मोटी है या पतली है, तो थिक होती है, मोटी होती है। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम्स। तो यहाँ पे अपीयरेंस जो है उनकी ब्रांचेस का वो क्लोज है ग्राउंड के या फिर हायर अप ऑन द स्टेम्स है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, बिल्कुल पास तो नहीं रहती उनकी स्टेम्स, हायर अप ऑन दी स्टेम, ऑन दी स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी ब्रांचेस जो है बहुत हाई होती हैं। नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, तो अब हम क्या करेंगे, प्लांट का ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। तो ये कौन से ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएगा, कौन से ग्रुप में ये इंक्लूड हो जाएगा, ट्री के ग्रुप में। ओके, सेकेंड इज रोज, रोज का हाइट मीडियम है या शॉर्ट है, तो मीडियम होता है, ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नेचर ऑफ स्टैम्प, उसकी भी स्टैम्प ब्राउन होती है, हार्ड होती है और थिन होती है, थिक नहीं होती है, पतली होती है, थिन होती है। और ये अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, क्लोज टू द ग्राउंड होती है या हायर अप ऑन द ग्राउंड होती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपको पता चलेगा कि उसकी ब्रांचेस जो होती है बहुत ही क्लोज टू द ग्राउंड होती है, क्योंकि हम इजिली उसके फ्लावर्स प्लग कर लेते हैं। ओके, हायर अप ऑन द स्टैम्प्स में हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। अब इसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे, shrub की कैटेगरी। The third one is tomato. Tomato is a short plant. ओके, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं और बहुत ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट मीन्स स्टैंडर्ड। ओके, और थिक होती है या थिन होती है, तो थिन होती है। अब है, इट इज क्लोज टू द ग्राउंड, यस इट इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल नीचे ही होते हैं। और यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे और इसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, हर्ब की कैटेगरी। ओके, so now the type of plant, on the basis of our observation हमने plants को tree, shrub और herb में categorize किया। तो अब हम जानना भी तो चाहेंगे कि what type of plants are there. The first type of plant is tree. Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. Their branches typically start higher up on the stem
and away from the ground. These plants are called trees. तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ प्लांट ग्रो करते हैं रियली टॉल, बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, और उनकी हार्ड थिक, बहुत ज्यादा थिक मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं और ब्राउन कलर की स्टेम्स होती हैं, ठीक है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप, एकदम से स्टार्ट हो जाती है हायर अप होना, ठीक है, ऑन दी स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे. ओके, तो नाउ हैव अ लुक ऑन some example of trees like banyan tree, mango tree, banana tree, and coconut tree. These all examples are of the trees. Now next one is shrub. Shrubs, some plants are not as tall as tree. These plants often have many brown woody stems. They start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of the tree. These plants are called shrubs. तो shrubs क्या होती हैं? इनकी stems hard तो होती हैं but thick ना होते हुए ये thin होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं इनकी stems और close to the ground ये रहती हैं, ओके, और ना ही ज्यादा बड़ी होती है और ना ही ज्यादा ये छोटी होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं. तो सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, यानी कि ये ट्री की तरह बड़े तो नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट्स ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. तो बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल क्लोजली ये क्या करते हैं, ब्रांचिंग शुरू कर देते हैं अपनी, ओके. दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट थिक. ये हार्ड तो होती है लेकिन थिक नहीं होती, थिन होती है स्टेम्स. ओके, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, shrubs कहते हैं. Now let's have a look on the example of shrubs. So some shrubs are here in the screen. First one is rose, second one is bougainvillea, third one is hibiscus. The third type of plant is herbs. Some plants are typically small with soft and green stems. These are known as herbs. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, टिपिकली स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एंड ग्रीन स्टेम्स होती हैं, बिल्कुल टेंडर स्टेम्स होती है जो बहुत इजीली टूट जाती हैं. तो दीज आर नोन एज हर्ब्स. इन्हें हम क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे. तो हियर आर सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स लाइक पैडी, wheat, tomato, and sunflower. These are the example of herbs. Fourth type of plant is climber. Some plants with weak stems need support to climb and grow and are called climbers. तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी रॉड का सपोर्ट. जैसे अगर हम घर में प्लांटिंग कर रहे हैं अगर, तो वहां पे तो ट्रीज वगैरह हम अवेलेबल नहीं होंगे घर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कोई रॉड दे देते हैं, कोई वुडन स्टिक होती है उससे हम उसको सपोर्ट दे देते हैं जिससे वो ऊपर ग्रो कर पाता है. फिर हम उसके आगे थ्रेड लगा देते हैं, तो थ्रेड के बेस पर वो आगे ग्रो कर पाता है, जस्ट लाइक मनी प्लांट. और यहाँ पर क्लाइंबर का जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उनमें क्या होता है कि एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि जिससे कि वो जो यहाँ पर टेंडल्स टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, देख रहे हैं आप इस पी में, तो इस टेंडल्स के हेल्प से ये क्या करता है, दूसरे प्लांट को सपोर्ट, अगर इसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये किसी नियर बाय प्लांट के पास है, तो वो उसी प्लांट से इन टेंडल्स के थ्रू क्या करता है, सपोर्ट लेता है और आगे ग्रो करता चला जाता है. ओके, तो हियर आर सम एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर. फर्स्ट वन इज मनी प्लांट एंड सेकंड वन इज ग्रीन पी. फिफ्थ टाइप ऑफ प्लांट इज क्रीपर. क्रीपर एज द नेम इज क्रीपर, तो ये जमीन में ही रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है. तो सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो यहाँ पर इसमें भी ट्रेंडल्स होते हैं, बट ये क्या होता है, ग्राउंड में ही बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, फैलते हुए. तो एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स आर पम्पकिन एंड सेकेंड वन इज वाटरमेलन. ओके, अब क्वेश्चन आप ये कहेंगे कि क्लाइंबर और क्रीपर में क्या डिफरेंसेस हैं. एक्चुअली क्रीपर्स वो प्लांट भी होते हैं जिनमें काफी हैवी फ्रूट लगता है, तो उसको हम किसी भी हाल में क्लाइंब नहीं करवा पाते.
ओके, काफी हैवी फ्रूट होने की वजह से ये क्या करते हैं, जमीन में ही ग्रो करते हैं। ओके, तो इस वजह से इसको हम क्लाइंबर की तरह नहीं बना सकते हैं। अगर हम क्लाइंबर की तरह से सपोर्ट देंगे तो कभी ना कभी जब इसमें फ्रूट्स लगेंगे तो उनके फ्रूट्स काफी हैवी होते हैं, और उन हैवी फ्रूट्स को की वजह से उनकी जो स्टैम्स हैं वो टूट सकती हैं। तो इस वजह से इनको करना पड़ता है, इसको ये लैंड में ही रहते हैं, तो ये लैंड में ही बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ओके, so these are the examples as I have told you, the pumpkin and the watermelon. Now moving to the next activity 2.5, let us compare leaves of different plants. As you can see in the screen, यहाँ पर हमने banana leaves लगाई हैं, hibiscus and grass. इन तीनों leaves के shape और veins pattern different है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें लीव्स को डिफरेंशिएट करना है। तो डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? यस ऑफ कोर्स, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है और इनके वेन पैटर्न्स भी डिफरेंट है। तो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो अब हम कहेंगे कि वेन्स क्या होती हैं? तो वेन्स ये थिन लाइन जो आप दिख रही हैं, ये इस तरह से यहाँ पे बनाना लीव्स में ये थिन लाइंस जो दिख रही हैं, ये आपकी क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। Okay, the pattern of veins on the leaf is called venation. तो जो जिस तरह का वेनेशन है इसमें, जैसे इसमें क्या है, इस तरह से वेन्स आपस में इस तरह से पैटर्न दे रही हैं। ओके, और बनाना लीव्स में इस तरह की पैटर्न आ रही है वेन्स की आपस में, राइट? तो ऑन द basis of these vein patterns, leaves are categorized as the type of venation in leaves: reticulate venation and parallel venation. तो ये वेनेशन किस तरह से होती है? रेटिकुलेट वेनेशंस क्या है? इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या आता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर आती है, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन। थिक मिडल वेन कौन सी है? ये वाली, ये आपकी थिक मिडल वेन है, और इसके दोनों साइड आपको नेट लाइक वेन का पैटर्न दिख रहा है। ओके, so this pattern is called reticulate venation. For example, leaf of hibiscus exhibit reticulate venation. Next is parallel venation. Parallel venation में क्या है? In some leaves you may observe that the vein runs parallel. Parallel venation is very easy to identify as the name is parallel. Okay, so this pattern is called parallel venation. For example, the leaf of banana plant and grasses exhibit parallel venation. So these are the parallel venation. तो यहाँ पर बनाना लीव्स में आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल वेनेशन है और इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो नेट लाइक पैटर्न इसमें दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। On moving to the next activity 2.6, let us try to explore root of the plants. अब हम roots जो है plants की उसको ऑब्जर्व करेंगे। As you can see in the picture, यहाँ मैंने दो प्लांट्स आपके सामने रखे हैं। एक प्लांट की रूट काफी थिक है और क्लियरली विजिबल है, बट एक प्लांट की रूट जो है काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, काफी घनी है, काफी स्टक हो रखी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एक टाइप की रूट्स हो गई और ये दूसरे टाइप की रूट्स हो गई। तो अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल रूट है और थोड़ा बहुत इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली प्लांट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, तो visit an open area where the wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. Using a खुरपी, जो ट्रॉवल होता है जिससे आप इजीली प्लांट को अप्रूट कर सकते हैं, केयरफुली डिग आउट अ few different herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. आप थोड़ा सॉइल को गीला करेंगे, फिर आप उसको
खुरपी या ट्रॉवल की हेल्प से उसे अपरूट करेंगे प्लांट को। वॉश द रूट विथ वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। अब आपको क्लियरली वॉश करना है रूट्स को, दोनों प्लांट्स की, और ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप के दोनों प्लांट्स की रूट्स की स्ट्रक्चर है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब। अब आप उन प्लांट्स को फिर से लगा देंगे सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्रिव एंड ग्रो। ओके, तो ताकि वो फिर से ग्रो हो जाए। What are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? अब आपने क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज वहां पर ऑब्जर्व की। तो आपने दोनों प्लांट्स में क्या देखा, एक प्लांट्स का रूट काफी स्टडी है, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत जितनी ब्रांचेस हैं वो विजिबल, क्लियरली विजिबल हो रही है। बट एक प्लांट से बिल्कुल प्लांट की से ही सारी की सारी रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स आपको डिफरेंट दिख रही हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम प्लांट्स को रूट्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज टैप रूट। टैप रूट क्या है, इफ द रूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट and small side roots arising from it, the main root is called taproot। तो इसमें ओनली वन मेन रूट होती है, जस्ट लाइक बीट रूट। और इसमें आप बीट रूट में देखेंगे हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी कैरेट में भी होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत हल्की हल्की सी। एंड रेडिश में भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं बहुत हल्की से, लेकिन मेन रूट आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टडी है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स अगर हम ले लेंगे टैप रूट के, तो वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट एज बीट रूट, कैरेट एंड रेडिश। तो टैप रूट जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन मेन रूट होती है। ओके, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। If the roots of plant appears as a bunch of similar size, thin root arising from the base of the stem, such roots are called fibrous root। जैसे मैंने बताया था कि प्लांट के बेस से ही आपको हेयर लाइक, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, काफी बंच मिलेगा उसका, काफी बड़ा बंच मिलेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर का। वहां कोई भी आपको एक बहुत अलग से कोई रूट नहीं दिखेगी, सब रूट्स के साइज ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, तो some example of fibrous roots are rice have fibrous root, weeds, onion and banana tree। इन सब की क्या होती है, fibrous roots होती हैं। Now the question, a big question is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? उसी सेम प्लांट की लीफ और रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज है, तो लेट्स चेक इट आउट। नाउ बाय डूइंग दिस एक्टिविटी हम क्या रिलेट करेंगे, लीफ के पैटर्न को और रूट के पैटर्न को ऑफ द सेम प्लांट के। सो फर्स्ट वन, कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। Example of such plants can include lemongrass, marigold, sadabahar, and others. Before planting them, observe their roots and the venation of their leaves। तो अब अगर जो हम प्लांट्स करने के लिए लाए हैं प्लांट्स स्कूल में, उनको हम प्लांट करने से पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, उनके रूट्स और उनके लीव्स के पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास लेमन ग्रास को हमने ऑब्जर्व किया, तो देखा उसका पैरेलल वेनेशन है लीव्स का, और उसकी रूट्स इस टाइप की है, फाइब्रस रूट। सेकंड, सपोज किया हमने एक राइस का प्लांट लिया है, राइस का जो वेनेशन है वो है अगेन पैरेलल एंड उसकी भी फाइब्रस रूट आ गई। ओके, थर्ड हमने लिया सदाबहार। लिया, तो इसका रेटिकुलेट वेनेशन आया लीफ का,
और इसकी रूट टैप है। फोर्थ हमने चिकपी ले लिया, इसका भी रेटिकुलेट आया और हमने इसकी रूट देखी तो रूट टैप है। फिफ्थ हमने वीट प्लांट लिया, चेक किया उसकी रूट को, तो उसका पैटर्न जो वेनेशन था लीफ का वो पैरेलल निकला और ऑब्वियसली इसकी जो रूट थी वो फाइब्रस निकली। सो इस टेबल से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि प्लांट्स की लीफ वेनेशन, एक पर्टिकुलर प्लांट का लीफ वेनेशन और रूट में बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है कि अगर किसी प्लांट का लीफ वेनेशन पैरेलल है तो डेफिनेटली उसकी रूट क्या होंगी, फाइब्रस होंगी। और किसी प्लांट की लीफ वेनेशन रेटिकुलेट है, लाइक नट लाइक स्ट्रक्चर है अगर उसकी लीव्स का, तो डेफिनेटली उसकी रूट क्या होगी, टैप। तो बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि पैरेलल एंड फाइब्रस दोनों का आपस में रिलेशन है और रेटिकुलेट और टैप का आपस में रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अ प्लांट हैविंग टैप रूट, तो व्हाट टाइप ऑफ लीफ वेनेशन इट मे हैव। तो टैप रूट का लीफ वेनेशन, टैप रूट है तो टैप रूट का लीफ वेनेशन क्या होगा, डेफिनेटली रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी टेबल में डिस्कस करी थी वही है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हियर, अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट का रेटिकुलेट वेनेशन से रिलेशन है। लेमन ग्रास हैज फाइब्रस रूट एंड इट हैज पैरेलल वेनेशन। चिकपी, जो चना होता है चिकपी, तो चिकपी विथ टैप रूट एंड डेफिनेटली इसका क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स का। वीट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट डेफिनेटली पैरेलल वेनेशन, राइट। तो ये सब हम इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन हमने उस टेबल से लिखनी है यहाँ पर। तो ऑन होल हम जनरली किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स एंड रूट। तो अगर हम कहेंगे कि उस प्लांट का लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन है तो डेफिनेटली उसका टैप रूट होगा, while those plant with parallel venation have fibrous root। तो you can see very clearly in this picture कि यहाँ पर reticulate venation means which type of net like पैटर्न है, वेनेशन है, लीव्स में नेट लाइक वेनेशन है, तो इसीलिए इसका टैप रूट है। और इस प्लांट में पैरेलल वेनेशन है, मींस इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा, तो इसका क्या है, फाइब्रस रूट है। तो आई होप आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हमने प्लांट्स के लीव्स और रूट्स को कंपेयर किया, राइट। अब हम प्लांट्स की रूट और लीफ को के पैटर्न को फिर से कंपेयर करेंगे विद द सीड्स, सीड्स के साथ। ओके, तो इस बार सीड भी इंक्लूड है प्लांट की रूट और लीफ वेनेशन के साथ। तो इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन? तो लेट्स चेक इट आउट। So by doing the activity 2.8, we will soak some seeds first. ओके, क्योंकि अब तो सीड को भी इंक्लूड कर दिया हमने एक्टिविटी में, ठीक है, कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वी हैव टू सोक सम चिक पीज एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 और 3 days। 2 और 3 days के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, चिकपी और मेज को सोक करा। Remove the seed coat of the chickpea. Now observe the structure of chickpea and maize seed. Are they similar or different? तो जब आप रिमूव करेंगे उसके कोट को तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चिकपी के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। इन 2 पार्ट्स को हम कहते हैं कॉटलीडन्स। ओके,
तो यहाँ पे 2 कॉटलिडन्स मिले हमें और यहाँ हमारे पास मेज सीड में सिर्फ 1 कॉटलिडन्स है। ओके, तो जो सीड्स 2 कॉटलिडन्स के साथ आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। और जो सीड्स का सिर्फ 1 कॉटलिडन्स डेवलप होता है उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट सीड्स। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts or cotyledons. On the other hand, maize has single thin cotyledons. ठीक है, तो maize का क्या है, single thin cotyledons डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें क्या क्लियर हुआ है कि सीड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, जब हम सीड्स को सोक करते हैं तो वो अगर सिंगल पार्ट में रहता है तो उसे हम मोनोकॉट्स कहते हैं, और अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम डाइकॉट्स कहते हैं। तो टाइप ऑफ सीड्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइकॉटिलिडन्स। इन शॉर्ट उसे हम क्या कहेंगे, डाइकॉट्स। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलिडन्स और डाइकॉट्स। राइट, आफ्टर सोकिंग इट इन वाटर फॉर 2 और 3 days आपको ये बहुत इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 1 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स। मोनो मीन्स 1, ओके, डाई मीन्स 2। तो एज द नेम इज, आपको बहुत इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट आर मोनोकॉट्स एंड व्हाट आर डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स विद 1 cotyledons and dicots with 2 cotyledons, right? So the final observation, अब आप फाइनल ऑब्जर्वेशन अगर देखते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, और टेबल में चिकपी लिया था, चिकपीज ली। चिकपीज में आपने क्या देखा कि उसके डाइकॉट्स डेवलप हुए आफ्टर सोकिंग 2 और 3 days इन वाटर। नेक्स्ट, चिकपी में लीव्स का क्या वेनेशन था, रेटिकुलेट। इसका मतलब उसकी नेट लाइक स्ट्रक्चर थी लीव्स की, ओके, लाइक दिस, इस तरह से उसकी लीव्स थी। और उसकी रूट्स कैसी थी, टैप रूट, इस तरह से उसकी टैप रूट्स थी। ठीक है, ये टैप रूट्स हो गए। मोनोकॉट्स जैसे मेज है, मेज जो होता है मोनोकॉट्स, मेज में आप देखेंगे मेज का स्ट्रक्चर सीड्स का इस तरह से है, और इस तरह से उसके अंदर ओनली 1 कॉटिलिडन्स डेवलप होता है। इसकी लीव्स जो होती हैं वो इस तरह से होंगी, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न आपको दिखेंगे वेन्स के वो पैरेलल दिखेंगे। और जब आप इसकी रूट्स में जाएंगे तो रूट्स इसकी फाइब्रस होती है, फाइब्रस रूट होती है। So the final observation is dicot plants have reticulate venation in leaves and having taproot system, and monocot plants having parallel venation in leaves have fibrous root system. Clear? तो इस स्ट्रक्चर से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लांट्स हमने बहुत अच्छे से ग्रुप कर लिए हैं, डिस्कस भी कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? तो हम किस तरह से इतनी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे, यही हम आगे पढ़ेंगे। ओके, so the activity 2.9, let us find out. You have recorded the movement of few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from place to place. Let us now think about the type of movement in animals. A number of animals are shown in figure 2.7, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body part are used by animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movements? So this is the table 2.5, movement in animals and their body parts involved. तो आपको इस तरह की एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें कि आपने जितने भी एनिमल्स
क्रिएचर, जितने भी क्रिएचर वहां पर आपने ऑब्जर्व किए हैं उनको आप यहाँ पे लिखेंगे, उनके टाइप ऑफ मूवमेंट लिखेंगे, बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, कि उन्होंने कौन सा बॉडी पार्ट यूज किया मूवमेंट के लिए। जस्ट लाइक एंट, एंट क्या करती है टाइप ऑफ मूवमेंट में, जनरली वॉक करती है। कुछ एंट्स होती हैं जो फ्लाई भी करती हैं, बट हम सपोज करते हैं कि हमने वो एंट देखी जो वॉक कर रही है, उन्होंने अपना मूवमेंट के लिए क्या यूज किया, लेग्स। सिमिलरली गोट वॉक एंड जंप कर रही थी और यूज क्या कर रही थी, कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही थी मूवमेंट के लिए, लेग्स। देन यू हैव सीन पिजन देयर, तो पिजन क्या करता है, फ्लाई कर रहा है, फ्लाई कर रहा है तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहा है फ्लाई के लिए, विंग्स। हाउस फ्लाई आपने देखी, वॉक कर रही थी और फ्लाई कर रही थी, एंड लेग एंड विंग्स वो यूज कर रहे थे बॉडी पार्ट मूवमेंट के लिए। ओके, ऐसे यहाँ पे फिश है, फिश स्विम कर रही थी और स्विम करने के लिए वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही थी, फिन्स। ओके, तो एनी अदर क्रिएचर जो आपने कुछ भी देखा है वहां पे, कोई भी टाइप का एनिमल देखा है जिसके बारे में आपको जानना है और आपने ऑब्जर्व भी किए उनके मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स जो कि मूवमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, वो आपने नोट किया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Now what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? आप कौन से conclusion में पहुंचे वहां पर, different animals have different type of movement, right? हमने देखा different animals have different type of movements. Animal can fly, run, crawl, walk, hop और jump and so on. तो आपने वहां पे एनिमल्स को फ्लाई होते हुए देखा, रन करते हुए देखा, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप करते हुए देखा एंड सो ऑन. तो दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर. तो भाई जिनकी जिस टाइप का मूवमेंट होगा वो उसी टाइप के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करेंगे फॉर देयर मूवमेंट फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू दी अनदर. They may use wings, legs, and other part that help them to move. Here we have to identify animal based on the type of movement and the body part used for the movement. हमने इस टेबल में क्या देखा, हमने जो एनिमल को आइडेंटिफाई किया वो on the basis of their movement and the body part they use for the movement. How can we group animals based on their movements? अब हम movements के बेस में कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं एनिमल्स को. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप से डिफर हो सकते हैं एक दूसरे से, जैसे शेप हो गया, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड फीचर्स. Some of these features can also be used to group animals in various ways, like plants. Grouping of animal is important for understanding their diversity. जैसे हमने प्लांट्स में कितने अच्छे से उनको क्या क्या डाइवर्सिफाई किया, वैसे ही यहाँ पर हमें इनकी डाइवर्सिटी समझने के लिए इन एनिमल्स को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा. So before grouping the animals, let's know about a scientist, Janaki Ammal. She was an Indian botanist dedicated to environmental work and had to document and preserve India's rich plant biodiversity. She played a key role in the Safe Silent Valley movement. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. तो ये साइंटिस्ट थी जो बॉटनिस्ट थी, जिन्होंने अपने काम को मतलब एनवायरमेंटल वर्क को हेल्प किया है टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियन रिच प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी. शी ऑल्सो प्ले अ की रोल इन सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट. एक मूवमेंट था जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर एरिया को बचाना था, उसके लिए इन्होंने की रोल प्ले किया वहां पर. शी वॉज दी हेड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रह चुकी हैं. शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं जो कि प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की डॉक्यूमेंटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट वाज द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट? It is a success story. This is the real story of the forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of moist evergreen forest and its rich biodiversity. तो वो जो एरिया था वो काफी अनटच ब्यूटी, मतलब
कि वॉइस ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट था, जहाँ पे कि कोई भी मैनमेड, कोई भी आर्टिफिशियल चीज या कोई भी बिल्डिंग कुछ भी नहीं था। ओनली अनटच्ड ब्यूटी, बिल्कुल जैसा नेचर ने उसे क्रिएट किया था वैसे ही। तो उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट किया जिसका नाम है सेफ साइलेंट मूवमेंट। ठीक है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली, इसे अब हम क्या कहते हैं, फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द वेसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। इस वैली को बचाया किसने, जहाँ, जो कि यहाँ रहते भी नहीं थे, उन लोगों ने बचाया। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। 10 साल तक एक और बैटल चलता रहा अगेंस्ट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम ऑन कुंती पूजा रिवर ऑल्सो। एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, उन्होंने सारी, जितना भी वो कर सकते थे, सारे एफर्ट्स उन्होंने लगाए, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, उन्होंने वो किए, प्रोग्राम्स किए, लेटर टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार एंड पेटिशंस एंड अपील इन कोर्ट। कोर्ट तक वो चले गए, न्यूज़पेपर में उन्होंने ये सारे टॉपिक्स को या इन सारे इश्यूज को दिखाया, लोगों तक पहुंचाया, और कोर्ट तक ये चले गए थे। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग दिस साइलेंट मूवमेंट वैली, साइलेंट वैली। ओके, तो तब जाके इस साइलेंट वैली को क्या करा गया, बचाया गया। तो इसलिए इस मूवमेंट का नाम रखा गया सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। ओके, so now let's group the plants and animals in different surroundings। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, you might have observed during nature walk that different animals live in different surroundings। okay, तो जो एनिमल्स जो जहाँ रह रहे थे, आपने उनके सराउंडिंग्स भी नोट किए। यू ऑल्सो हैव रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। हमने 2.5 में मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को भी रिकॉर्ड किया। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन देयर सराउंडिंग्स? डेफिनेटली, लगता तो ऐसा ही है। जैसे फिश है, फिश कहाँ रहती है, पॉन्ड में या रिवर में या वाटर में रह रही है, तो उसका सराउंडिंग्स वाटर है। ओके, तो अपना बॉडी मूवमेंट को, अपने बॉडी को मूवमेंट करने के लिए उन्हें, फिश को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, उसको अपना सराउंडिंग चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि फिश को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो अपने फिन्स और बॉडी शेप की वजह से बाहर भी इजीली स्विम कर पाएगी। नहीं, लैंड में तो वो स्विम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एनिमल के लिए मूवमेंट करने के लिए उसके सराउंडिंग्स पर। ओके, तो सराउंडिंग्स पे काफी डिपेंड होते हैं सारे एनिमल्स फॉर द मूवमेंट। Let us consider fish and goat as example. Fish lives in water, as I told you. They have streamlined body and fins for movement in water. Water में ये किस तरह से मूव कर जाती है, fins और streamlined body की हेल्प से। Okay, goat live in grassy area and move with the help of legs. The size and shape of animals also differ from one another. डेफिनेटली, क्योंकि गोट को स्ट्रीमलाइन बॉडी तो चाहिए ही नहीं ना वॉक करने के लिए, उसको तो वॉक करने के लिए लेग्स चाहिए। तो उसका जो साइज और शेप है वो डिफर है एज कंपेयर टू दी शेप ऑफ फिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया दोनों के सराउंडिंग्स को और दोनों की बॉडी के स्ट्रक्चर और शेप को और दोनों के मूवमेंट को भी, राइट। Now prepare a table 2.6 animal and plants found in different surroundings। अब आप एक 2.6 में ऑन होल एक ऐसी टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जैसे आप सपोज डेजर्ट में गए, तो डेजर्ट में आपने क्या क्या नोटिस किया। डेजर्ट में आपने कैमल नोटिस किया, ओके, उसके मूवमेंट को नोटिस किया और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को नोटिस किया। और वहां पे आपने कैक्टस प्लांट जो है डेजर्ट में ज्यादा पाया जाता है, कैक्टस को नोटिस किया। इसी तरह से ऑन माउंटेन माउंटेन आपने देवदार ट्री नोटिस किया। माउंटेन गोट्स होती हैं, उनको नोटिस किया, बहुत सारी चीजें। इन द ओशन आपने फिश को नोटिस किया। ओके, इन द फॉरेस्ट आपने लायन को नोटिस किया। एनी अदर जो आपने करा होगा नोटिस, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। What are your observations regarding plants and animals found in various regions? Discuss your observation with your classmates। तो आपको क्या करना है कि आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है प्लांट और एनिमल्स की इन वेरियस रीजन, तो आपको अपनी क्लासमेट से डिस्कस करना है। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज
फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। ओके, देखो पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर एनिमल ही सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, तो ये आप आगे पढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम एलेक्स recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. एलेक्स ने क्या कहा, अचानक जब डिस्कशन हुआ तो एलेक्स ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि यस आई हैव ऑब्जर्व्ड इन राजस्थान, मैं गया था तो राजस्थान में डेजर्ट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ कैक्टस प्लांट विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम, राइट। तो माया एंड at the same moment Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and slopy branches. तो ऐसे ही एक माया ने भी साथ साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वो हिमाचल प्रदेश गई थी तो उसने वहां पे बिल्कुल कोनिकल शेप ट्रीज देखे, बिल्कुल टॉप में बिल्कुल टिप है, बिल्कुल कोन शेप है बिल्कुल। तो उन ट्रीज का शेप ऐसा क्यों था, वो उनको देखकर सरप्राइज हुई। नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। तो तब इन्होंने आपस में क्या डिस्कस किया कि अच्छा राजस्थान में तो कैक्टस मिल रहे हैं, कैक्टस दिख रहे हैं हमें, ओके, विथ फ्लैशी स्टेम, और माउंटेन एरियाज में हमें देवदार जैसे ट्री मिल रहे हैं जिनका शेप कोनिकल है। तो कोई ना कोई रिलेशन तो है रीजन और प्लांट्स के संग जो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंशिएट तो किया आपस में, और डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, तो व्हाई इज इट सो, अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, क्यों देवदार ट्री राजस्थान में नहीं मिला, क्यों कैक्टस हमें पहाड़ों में नहीं मिला। तो why does the biodiversity of a region vary from that of another? So let us find out. There is very little water available in desert, right? अब conclusion निकल रहा है, ठीक है? There is very little water available in desert. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. ये तो आप सभी को पता है ना? आप अपनी previous classes में भी पढ़ चुके होंगे। So therefore, you will find plant and animal in these area that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. तो यहाँ की जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वहाँ के प्लांट्स हैं वो वहाँ सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में रात को काफी ठंड होती है और दिन में काफी गर्मी होती है। The fleshy stem of the plants found in desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. तो अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसकी स्टेम इतनी फ्लैशी करती है, तो फ्लैशी स्टेम क्या करती है, कंटेन करके रखती है वाटर अपने अंदर, क्योंकि डेजर्ट में वाटर तो अवेलेबल होता नहीं है इतना ज्यादा, लिटिल वाटर अवेलेबल होता है। तो अब वहां पर उनको अपने वाटर को स्टोर, जो चीज हम पे हमारे पास कमी होगी जिस चीज को हम बचा के रखते हैं ना, तो वैसे ही प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि कल पानी मिले ना मिले या ये, तो उस वजह से वो अपने स्टैम के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करता है टू टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दिस प्लेस। ओके, अब आती है माउंटेन की बारी। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल, स्नोफॉल होता है। अब सोचो अगर ट्री हमारा मैंगो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, अगर वहां पे ट्रीज हैं तो मैंगो ट्री के ऊपर अगर वहां पे स्नो गिर गई तो वो उसकी स्नो स्लिप कहाँ करेगी, उसकी स्नो गिरेगी कहाँ, गिर तो नहीं पाएगी। तो उसके लिए तो हमें शेप वैसा चाहिए। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। तो तब उन कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्रीज enable them to do so easily। तो इसीलिए देवदार ट्रीज की जो शेप है वो क्या है, कोनिकल, कोनिकल शेप है, क्योंकि कोनिकल शेप में जब बर्फ गिरेगी तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्लाइड ऑफ करने के लिए, और उनकी ब्रांचेस भी इतनी फ्लेक्सिबल है कि जब बर्फ हैवी हो जाएगी, स्नो हैवी हो जाएगी उसके ऊपर, तो वो अपने आप ब्रांच क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल है तो नीचे झुकेगी और स्नो क्या हो जाएगी, स्लाइड ऑफ हो जाएगी, राइट। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition। Definitely अब तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस वजह से है,
डाइवर्स कंडीशन की वजह से। उन्हें डाइवर्स कंडीशन में रहना पड़ता है। कैक्टस को डेजर्ट में रहना पड़ता है, वहां पे लिटिल वाटर अवेलेबल है, इसलिए उनको इस टाइम में वाटर कंटेन करके रखना पड़ता है। देवदार को स्नोफॉल झेलना पड़ता है माउंटेन्स में, तो उसके लिए उन्हें अपना कोनिकल शेप एक्वायर करना पड़ा, जिस वजह से वो बहुत इजीली वहां पे सर्वाइव कर पाए। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट। अब आप यहाँ दो पिक्चर्स देख रहे होंगे, जिसमें कि एक हॉट डेजर्ट का कैमल है और एक कोल्ड डेजर्ट का कैमल है। कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे दोनों टाइप के डेजर्ट हैं, यह डेजर्ट ऑफ सैंड है और ये डेजर्ट ऑफ आइस है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ सॉरी व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम। क्या क्या डिफरेंसेस, आपको पिक्चर में ही आप डिफरेंसेस देख रहे होंगे काफी, कि इस कैमल का एक ही हम्प है, यहाँ इस कैमल के दो हम्प है। ये कैमल ज्यादा फरी है, इसका जो हेयर्स है काफी है बॉडी में, इन कैमल्स के बिल्कुल नहीं है, बहुत कम हेयर्स है। और इन कैमल्स के लॉन्ग लेग्स हैं, ठीक है, इसका मतलब बॉडी पार्ट इनका सैंड से, डेजर्ट या लैंड से काफी ऊपर है, और इन कैमल्स के लेग्स क्या है, शॉर्ट है। ओके, व्हाट एडवांटेज डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइडेड टू दीज कैमल्स। तो अब क्यों ये एडवांटेजेस इन्हें मिले हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब आगे। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स। हॉट डेजर्ट के जो लॉन्ग लेग्स हैं विद वाइड हूव्स। हूव्स क्या करते हैं, हूव्स है फीट में, यहाँ पर होते हैं, जो काफी वाइड होते हैं, जिससे कि कैमल के जो पैर हैं वो सैंड में ना सिंक हो, ठीक है। तो एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स help these camel to walk on this sandy desert without sinking into the sand. तो सैंड में ना धसे, इसलिए उनको वाइड हूव्स दिए गए। On the other hand, the height of legs of camel in the cold desert are comparatively shorter than those found in the hot desert. अब हॉट डेजर्ट के लेग्स इतने लॉन्ग क्यों हैं, क्योंकि डेजर्ट काफी हॉट होता है, तो उनको उस हीट से बचाने के लिए भी थोड़ा हाइटेड बॉडी होना चाहिए, ठीक है। These short legs allow them to walk easily in the mountain region. अब देखो, यही ऐसे ही लंबे लेग्स अगर हमारे कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल्स के पास होते, तो ये माउंटेन में वॉक ही नहीं कर पाते, ये डिसबैलेंस होके गिर जाते। ओके, तो इसीलिए इनको, सो दैट दे कैन वॉक इजिली इन द माउंटेन्स रीजन, तो इनके क्या है, शॉर्ट लेग्स है। और इनके लॉन्ग लेग्स इसलिए ताकि जो डेजर्ट में जितना हीट होता है दिन के टाइम पे, उनसे इनका बॉडी बच सके। ओके, in desert, food is not available easily. Camels store food in their humps. Camel in the hot desert have a one humps each that helps them to survive during the scarcity of food. Camel in the cold desert have two humps each. These two humps shrinks in late winter because there is not much food available in the cold desert, and they have to use food stored in their humps during that time. तो जो कोल्ड डेजर्ट का हम वो कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल है उसके टू हम्प्स इस वजह से हैं, क्योंकि उन्हें फूड और वाटर दोनों स्टोर करना पड़ता है। ओके, मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प्स देम सर्वाइव द कोल्ड winters of Ladakh. What other features can help camel to survive in the desert? What other features can help camels to survive in the desert? और कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे other students also started sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camels excrete a small amount of urine. Okay, their dungs is dry and they do not sweat. As camels do not lose much water from their body, they can survive for many days without drinking water. इसी एक्टिविटीज के थ्रू जितना भी है कि यूरिन वो कम एक्सक्रीट करते हैं, डंग उनका ड्राई रहता है, स्वेटिंग भी नहीं होता उनको, तो इन सब चीजों की वजह से वो ज्यादा वाटर लूज नहीं करते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तभी वो बिना पानी के काफी टाइम तक रह सकते हैं डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट, so Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons, in the Shola forest of नीलगिरीज। वो नीलगिरी गई होंगी तो उन्होंने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, एक बहुत ही अच्छा फ्लावर रोडोडेंड्रॉन्स
ठीक है, नीलगिरी में। हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, उन्होंने ये नोटिस किया कि रोडोडेंड्रॉन्स क्या है नीलगिरी में, बहुत शॉर्ट हाइट के हैं, ठीक है, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू दी हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन टॉप्स। ओके, और उनकी जो लीव्स भी है काफी छोटी छोटी हैं। However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountain to be taller. तो जो पेमा है उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो रोडोडेंड्रॉन वहां पर है सिक्किम में, वो क्या है, मतलब टॉलर है, हाइटेड है वो प्लांट। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन may exhibit different features in the different region to survive the condition of those regions. तो देखो रोडोडेंड्रॉन से नीलगिरी वो इस तरह से शॉर्टर है और उसकी लीव्स भी बहुत पतली पतली है, ठीक है, और जो रोडोडेंड्रॉन सिक्किम में है वो काफी हाइटेड है और उनकी लीव्स भी थोड़ा वाइड है एज कम्पेयर टू दी रोडोडेंड्रॉन्स इन दी नीलगिरी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कंडीशन में सेम टाइप ऑफ प्लांट सर्वाइव करता है, ठीक है, डिफरेंट रीजन में, ठीक है, तो डिफरेंट रीजन में सेम टाइप ऑफ प्लांट सर्वाइव कर सकता है बाय डूइंग सम चेंज इन इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट सागर। अब सागर ने भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड with his parents for a special event. He saw huge whale and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water. तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी फिश हैं, कलरफुल फिश हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, तो ये किस तरह से वाटर में इतनी हैवी, इतनी बड़ी बड़ी फिश किस तरह से वाटर में सर्वाइव कर रही हैं, किस तरह से ये स्विम कर रही हैं। तो तब उनके फादर ने एक्सप्लेन किया दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश helps them to swim in water easier. Okay. Next, we have learned that the plant and animals living in a particular region have a special feature that makes them fit to survive there. Right? जैसे कोई सेम टाइप ऑफ प्लांट है वो माउंटेन में अलग तरीके से ग्रो कर रहा है और प्लेन्स में वो अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। तो द स्पेशल फीचर दैट इनेबल plants and animals to survive in the particular region are called adaptation. तो इस पूरी की पूरी जो सर्वाइवल फीचर, जो स्पेशल फीचर है सेम प्लांट के अलग अलग रीजन में, स्पेशल जो फीचर्स हैं वो क्या है, अडेप्टेशन है। उन्होंने अडेप्ट कर लिया वहां पर रहना, वहां पर सर्वाइव करने के लिए। जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। सपोज एक प्लांट जैसे रोडोडेंड्रॉन का हमने एक एग्जांपल लिया, अगर वो नीलगिरी की हिली एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाता, अडेप्टेशन नहीं करता, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पर। लेकिन उसने वहां पर अडेप्ट किया वहां के एनवायरमेंट को, वहां के क्लाइमेट को, उस रीजन के, और अपने में स्पेशल फीचर्स क्रिएट करे और वहां पर सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द अडेप्टेशन। ओके, the shape of the deodar trees and the height of rhododendrons are adaptations that enables them to survive in the mountainous region. जो हमने अभी डिस्कस, जो मैंने अभी बताया जस्ट। ओके, the place where plant and animals live is called their habitat. ओके, जो प्लेस है जहां पे वो प्लांट और एनिमल्स रह रहे हैं वो उनके क्या कहलाएंगे, हैबिटेट कहलाएंगे। अब अगर हम रोडोडेंड्रॉन, कहाँ के, नीलगिरी का रोडोडेंड्रॉन को नीचे प्लेन से ले आए, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे ये इसका हैबिटेट है ही नहीं, ये यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो उसका एग्जैक्ट हैबिटेट क्या है, नीलगिरी। अब हम हॉट डेजर्ट के कैमल को कहाँ, कोल्ड डेजर्ट में ले गए, तो वो सर्वाइव कर पाएगा वहां, नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हैबिटेट हॉट डेजर्ट है, नॉट अ कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशियन। ठीक है, ऐसे ही जैसे टर्टल, सी टर्टल्स होते हैं, उनका सी और ओशियन ही होता है हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन। The habitat of plants and animals provides them food, water, air, shelter, and other needs for their survival.
Many type of plants and animal may share the same habitat. Habitat plays an important role in the shaping of the biodiversity of a region. राइट, तो हैबिटेट आपको समझ में आ गया, एडेप्टेशन भी आपको समझ में आ गया है। तो हैबिटेट पर्टिकुलर एक रीजन है जहां पर कि पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, नाउ द साइंटिस्ट सलीम अली, he traveled across India to observe diversity in birds. ठीक है, बर्ड्स के बारे में ये काफी जानते थे। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. इन्होंने एक बर्ड की क्या की थी, लिस्ट भी प्रिपेयर करी ड्यूरिंग देयर ट्रैवल। He recorded the region with high diversity of bird and took measure to the conserve these region. तो उन्होंने वहां नोट जहां जहां वो ट्रैवल किए वहां वहां उन्होंने नोटिस किया कि हाँ इस रीजन में काफी बर्ड्स रहती हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव कर पा रही हैं। ठीक है, तो क्योलाडो नेशनल पार्क in Bharatpura, Rajasthan and Ranganathitu Bird Sanctuary in Madhya Pradesh, Karnataka are the examples of regions he preserved. ठीक है, तो इन्होंने ये सारे के सारे रीजन्स प्रिजर्व किए हैं। He wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. तो इन्होंने 10 बुक्स भी लिखी हैं बर्ड्स पर। ओके, ही इज रेफर टू एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें हम बर्डमैन ऑफ इंडिया से भी जानते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976 फॉर हिज वर्क। ओके, what are the different way you can group plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and those that live in water. Okay, तो अब हम यहाँ type of habitats पढ़ेंगे। The first type of habitat is terrestrial habitats. The plant and animals, okay, plant and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Okay, जो लैंड में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स कहते हैं। The some example of terrestrial habitats are forest, deserts, grassland and mountains. ये सारे के सारे हमारे terrestrial habitats। Next is aquatic habitats. Aqua means water. Okay, aqua means water. So aquatic habitats, the plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitats. तो वो plants और animals जो water में रहते हैं उन्हें हम aquatic habitats कहते हैं। Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans. Okay, so these are the pictures of pond, lake, rivers and oceans. These are the example of aquatic habitats. Next type of habitats is amphibians. अब देखो कुछ तो लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में ही रहते हैं पर्टिकुलर, और कुछ क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर लेते हैं इजीली लैंड एंड वाटर दोनों में। अगर उन्हें वाटर नहीं मिल रहा है तभी भी वो सर्वाइव कर लेंगे, अगर उन्हें लैंड नहीं मिल रहा है तभी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो these are called amphibians. Some animals such as frog can live in water as well as on land. Okay, these are called amphibians. इन्हें हम amphibians कहते हैं। तो यहाँ पे नोट क्या करना है, देखो the damage to habitats of plants and animals results in loss of their home, food and other resources. This lead to the loss of biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कब होता है, जब हम हैबिटेट्स ही क्या कर दें, डैमेज कर दें, किनके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो फिर वो प्लांट और एनिमल्स भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वो अपने होम को क्या कर देंगे, उनका वो अपने होम को लूज कर देंगे। ओके, तो इसी तरह फूड्स एंड अदर थिंग्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मिल ही नहीं पाएगा, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी अगर हमने उनके हैबिटेट्स क्या कर दिए, डैमेज कर दिए। and this leads to the loss of biodiversity. और यही क्या करेगी, बायोडाइवर्सिटी, वहां की बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देगी, खत्म करती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता।
and great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समझ रहे हो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, हमने उनके नेचुरल हैबिटेट्स को क्या किया है, डैमेज किया है, और वहां पे रहने वाले बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं, बहुत कम रह चुके हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएट several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated in 1973. ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट हुआ था 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर. द चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट, ओके, चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट was initiated in 2022. ये आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी आया था. To restore the population of cheetah. Similarly, habitats of great Indian bustard have been declared as protected area in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. ओके, तो इन तीनों को बचाने के लिए काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आई होप ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो इन फ्यूचर. ओके, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रोव, ये क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के आसपास के रहने वाले लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ के पेड़ों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, यहाँ के जानवरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, मतलब वो उनकी पूजा करते हैं, एक तरफ से उनको बहुत मानते हैं. तो सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड patches of forest. Their size may vary from quite small to very large. ओके, इनका छोटा, बहुत छोटा एरिया भी हो सकता है, काफी बड़ा एरिया भी हो सकता है सेक्रेड ग्रोव्स का. सेक्रेड ग्रोव्स are found all over India. They are home to different kind of plants and animals, including numerous medicinal plants. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animal and cut tree in these groves और डिस्टर्ब द एरिया. जैसा मैंने आपको बताया कि लोकल कम्युनिटी के ही थ्रू ये ग्रोव्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं. ओके, तो दिस वे सेक्रेड ग्रोव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड टीजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी का जो एक पर्टिकुलर एरिया जो जिसको हम सेक्रेड ग्रोव कह रहे हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उससे उससे उनके थ्रू वो बचाई गई है. ठीक है, तो इस तरह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बनी रही है अभी तक. तो फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रोव्स इन योर रीजन. तो आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके आसपास कोई भी सेक्रेड ग्रोव्स है जहाँ पर अलाउड नहीं है कि किसी भी प्लांट को काटना है, किसी भी ट्रीज को काटना है, नहीं अलाउड नहीं है. ठीक है, एनिमल्स को नहीं मारना है, तो वो सेक्रेड ग्रोव कहलाएगा. उस टाइप के सेक्रेड ग्रोव को आपको फाइंड आउट करना है अपने एरिया में. ओके, so in last we must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. तो हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा so that हमारा जो प्लैनेट है will have a good life. ओके, एंड हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्रिव. तो हमें अपने एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना ही है to protect our biodiversity, to protect our planet, right? I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. So thanks for watching. Bye bye.